नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का रैपिड रिवीजन सीरीज यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। और इस सीरीज के क्रम में हम अब एक नया कुछ लेकर के आए हैं। इस नए में क्या है कि खासतौर से हम लोग करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे। और करंट अफेयर्स तो मान लीजिए रोजाना पढ़ते ही हैं, लेकिन उससे संबंधित क्या है ना कि जो इस बार के प्रीलिम्स में आएगा, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित मुद्दे। और ये कब से कब तक का कवर होगा, ये मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 तक का हम लोग इसमें कवर करेंगे। बेसिकली यहां पे जानना ये है कि जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो 2023 में काफी चर्चा में रहे, और जो जहां से यूपीएससी 2024 में प्रीलिम्स में प्रश्न पूछ सकती है, उसी को हम कवर करेंगे। ये वीडियो 3 पार्ट में आएगा। पार्ट 1 हम लोग आज कर रहे हैं, कल होगा पार्ट 2, फिर उसके बाद होगा पार्ट 3। ये 3 दिन में हम लोग वो इंपॉर्टेंट मुद्दे जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है मई 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक इसमें कवर करेंगे। इसके साथ ही ये जो जब इन्वायरमेंट इकोलॉजी हो जाएगा तो और भी जीएस के जो भी विषय हैं, चाहे वो किसी भी सेक्टर से संबंधित हो, तो करंट से रिलेटेड जो भी इशू उस विषय से संबंधित हैं, हम मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 का साथ में कवर करते हुए चलेंगे, जो कि इस बार के आपके यूपीएससी प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा खासा इंपॉर्टेंट है। और यूपीएससी के साथ साथ और भी आप जो स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी ये आपको काम में आने वाला है। तो अगर हम इसमें शुरू करें तो जो इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है, जो हमारा पहला जो टॉपिक है आज का, ये है आपका हीट इंडेक्स के बारे में। ठीक है, हीट इंडेक्स के बारे में हम समझेंगे क्या है, क्योंकि भारत 2024 में अपना हीट इंडेक्स अभी शुरू करने वाला है, और इस पे खास तौर से क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए, क्या खास बात है। तो ये भारत अभी इस वर्ष शुरू करेगा, और अभी प्रायोगिक तौर पे भारत इसकी टेस्टिंग कर चुका है। उसी से संबंधित है, इस पे 2-3 खास बातें हैं। अगर आप इस इमेज में देख रहे होंगे यहाँ पे, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए ये 4 कलर है। ये है ग्रीन, यहाँ पे आपको येलो नजर आ रहा होगा, लेकिन ये है बेसिकली ग्रीन है ये। ठीक है ना। उसके साथ साथ फिर ये येलो है, येलो कलर। अभी इसको हम लोग बाहर समझेंगे आगे। येलो के साथ साथ ये आपका नारंगी यानी ऑरेंज है, ऑरेंज कलर, और ये आपका है रेड कलर। ये 4 कलर में प्रायोगिक तौर पे भारत ने अभी देखा है, और इस साल इसको भारत का अपना हीट इंडेक्स आएगा इस तरीके से। तो ये 4 तरीके पे भारत ने प्रायोगिक तौर पे देखा। तो जो पहला है, जो ग्रीन कलर में है, वो बेसिकली क्या है कि इस पे यहाँ ठीक है, यहाँ पे स्थिति थोड़ी सी दिक्कत वाली हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर उसी पे टेम्परेचर हीट इंडेक्स में मान लीजिए येलो कलर का आ जाता है, तो इससे फिर सन स्ट्रोक जैसी समस्याएं, ठीक है, मसल्स क्रैम्प जैसी समस्याएं होंगी। वहीं अगर ऑरेंज कलर में आ जाता है इस पे सूचकांक में, तो इस पे भी सन स्ट्रोक्स, मसल्स क्रैम्प्स, हीट एक्सर्शन, ये सब सारी चीजें। और जब रेड है वो एक्सट्रीम डेंजर पोजीशन होगा उसका। जैसे कि आप ऑरेंज को देख रहे होंगे कि ये डेंजर में है, और वैसे ही एक्सट्रीम कॉशन में है आपका येलो कलर, वैसे ही आप रेड कलर वाले को देख रहे होंगे एक्सट्रीम डेंजर लिखा है, जिसपे कि हीट स्ट्रोक और सन स्ट्रोक बहुत ही हाईली होगा यहाँ पे। तो इसी से संबंधित है, इसको थोड़ा डिटेल से हम समझते हैं क्या किस तरीके से, जो आपको यहाँ पे जानना है, जो भारत ने भी प्रायोगिक तौर पे किया। तो क्या है हीट इंडेक्स? तो हीट इंडेक्स जो है एक ऐसा पैरामीटर होता है जो कि मनुष्यों के लिए स्पष्ट तापमान या महसूस किए जाने वाले तापमान की गणना करते हुए तापमान और आर्द्रता दोनों पर विचार करता है। इसे ही हीट इंडेक्स कहा जाता है। यह क्या होता है कि उच्चतम तापमान पर आर्द्रता के प्रभाव को समझने में सहायता करता है कि गर्म मौसम के दौरान मानव असुविधा में कैसे योगदान देगी। कि ज्यादा से ज्यादा गर्मियों के मौसम में आप देखते हैं हीट वेव चलती है, तो वो अगर ज्यादा गर्मी का मौसम हो गया, तो ज्यादा गर्म मौसम के दौरान जो मानवों को असुविधा होती है, उसके दौरान क्या कैसे, तो ये पूरा पैमाना है, क्या बचने के उपाय होने चाहिए, सारी चीजें इस पर ये डिपेंड करता है। ये आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान में रखिएगा इस बार के फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब क्या है कि इसको अभी प्रायोगिक आधार पर, ये ध्यान में रखिएगा, मैंने आपको बताया था ना कि भारत सरकार ने प्रायोगिक आधार पे अभी इसको देखा है एक्सपेरिमेंटल के तौर पे, कि और किसके द्वारा, भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा अभी प्रायोगिक आधार पे हीट इंडेक्स लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका अभी प्रयोग हो गया है, और किस उद्देश्य के साथ हुआ है,
जिसका उद्देश्य है कि उन उच्च स्पष्ट तापमान वाले क्षेत्रों के लिए सामान्य मार्गदर्शन प्रदान करना जिनसे लोगों को असुविधा होती है। जिस जिस टेम्परेचर से लोगों को असुविधा होती है उनके बारे में लोगों को इसके बारे में मार्गदर्शन प्रदान करना, जागरूक करना, बताने के लिए। तो प्रायोगिक तौर पर भारत एक कर चुका है। इस साल ये अब से इस साल से वो भारत इसका अपना स्वयं करेगा। अब क्या है कि गर्मी के तनाव का संकेत इसके तहत होगा कि कैसे कि उच्च ताप सूचकांक का मान गर्मी से संबंधित तनाव और स्वास्थ्य समस्याओं के अधिक जोखिम का संकेत देते हैं कि जब गर्मी का मौसम आता है और गर्मी जब ज्यादा बढ़ती है तो उससे जो समस्याएं उत्पन्न होती है उसको लेकर के बेसिकली ये है कि कौन कौन से स्वास्थ्य की समस्याएं हो सकती हैं मनुष्यों को, उसके लिए यह संभावित गर्मी से संबंधित बीमारियों और खतरों के लिए भी एक चेतावनी के रूप में कार्य करेगा। इसलिए यह इंपॉर्टेंट है हीट इंडेक्स, ध्यान में रखिएगा। इसमें जो ऊष्मा के स्तर का वर्गीकरण है जो किया गया है प्रायोगिक तौर पे, किस आधार पे किया गया है, क्या देखा गया है, तो हीट इंडेक्स में रंगों के माध्यम से, ठीक है, तापमान को विभिन्न स्तरों में वर्गीकृत किया गया है। जैसे हमने शुरू में इमेज में देखा था ना, 4 रंग जो मैंने आपको दिखाए थे। तो पहला क्या है, हरा रंग। हरा रंग में जो अभी प्रायोगिक तौर पर देखा गया उस पे उसको रखा गया है 35 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर न्यूनतम है, नीचे तापमान है, तो उसको हरा रंग से उसका सिंबल दे दिया गया है। पीले रंग का सिंबल दिया गया है जहां पे टेम्परेचर 36 से लेकर के 45 यानी 36 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का टेम्परेचर, उसको पीले कलर से संबोधित। नारंगी यानी ऑरेंज कलर का भी है और ये उस जगह के लिए जहां पे टेम्परेचर 46 टू 55 डिग्री के बीच में होगा वहां। और उसके बाद लाल रंग जो कि सबसे डेंजर है वो वहां के लिए जहां पे 55 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक का टेम्परेचर होगा। तो इसी पैमाने के आधार पे, इसी कलरों के आधार पे इसका वर्गीकरण अभी किया गया है और अभी ये प्रायोगिक आधार पे किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उपयोगी उपकरण है क्योंकि इस हीट इंडेक्स को समझ करके जब लोगों को इसके बारे में बताया जाएगा, जब लोगों को जागरूक किया जाएगा, लोगों को उससे स्वास्थ्य संबंधी खतरों के बारे में जब बताया जाएगा तो लोग जागरूक होंगे और यहाँ पे उससे बचाव के लिए उपाय करेंगे। तो हीट इंडेक्स को समझकर व्यक्ति और समाज हीट वेव के दौरान सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा सकते हैं। व्यक्ति भी उठा सकता है, समाज भी उठा सकता है, सरकार तो जो पहल करेगी करेगी ही। यह जनसंख्या की भलाई सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने और हीट एक्शन प्लान तैयार करने में सहायक होगा। जिस तरीके की जो कंडीशन होगी तो उस पर क्या डिसीजन लिया जा सकता है, कौन सा प्लान इस पे बनाया जा सकता है जो कि कार्य करेगा, तो वही कह रहा है, ठीक है, कि निर्णय लेने और हीट एक्शन प्लान तैयार करने में सहायक होगा। तो ये हीट इंडेक्स के बारे में है। तो हीट इंडेक्स जारी क्यों किया जाएगा? हीट वेव्स के लिए। तो हीट वेव्स क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा जानिए कि हीट वेव जो है चरम गर्म मौसम की, जब एकदम पीक पे गर्मी होती है तो उसकी लंबी अवधि होती है जो कि मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती है। आप अगर गर्मी के मौसम में देखे होंगे तो अगर आप कभी आते होंगे एकदम, मान लीजिए जब जेठ का महीना, हिंदी में अगर कहे ना कि एक गाना भी है बॉलीवुड में कि जेठ की दोपहरी में पांव जले हैं सिंहा पांव जले हैं। तो जेठ की जो दोपहरी होती है उस समय जो गर्मी का महीना होता है, मई जून वाला जो टाइम होता है वो बहुत पीक होता है। आप कभी भी इस पे देखे होंगे कि आप अगर कहीं से धूप से आते भी हैं तो आने के बाद घर के अंदर आपको अचानक सर दर्द, कभी कभी बहुत तेज धूप होती है तो सर दर्द होने लगता है, ठीक है ना, हल्का सा धुंधलापन वगैरह, ये सब बहुत सारी समस्याएं होती है। तो ये सब कोई पहले से बीमारी नहीं है मनुष्य के अंदर, वो स्वस्थ व्यक्ति को भी हो सकता है, ये सब हीट वेव्स के कारण। तो इसी से संबंधित चेतावनी और जागरूकता के कारण ये भारत सरकार ने ऐसा किया है। तो ये ध्यान में रखिएगा। तो किस लिए कि अगर गर्म मौसम की लंबी अवधि है और पीक की गर्मी है तो ऐसे में मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और अर्थव्यवस्था तीनों के अनुकूलन के लिए है। ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। भारत एक उष्ण कटिबंधीय देश है, आप सभी लोगों को पता है, ज्योग्राफी में पढ़ा भी होगा आप लोगों ने। इसके कारण विशेष रूप से हीट वेव के प्रति भारत जो है अधिक संवेदनशील है। इसी उद्देश्य से जो हाल के वर्षों में लगातार और ज्यादा तेज होती जा रही है। तो ये है हीट वेव और इसी के उद्देश्य से ये सारी चीजें की गई हैं। अब हीट वेव के लिए जो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग है IMD, इसके क्या मानदंड है, किस आधार पे हीट वेव ये डिसाइड करेगी? एक पैमाना होगा ना भाई कि इतने से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो हीट वेव कहलाएगा, ठीक है। तो इस पे क्या है कि यहां पे स्थान के अनुसार IMD ने डिसाइड किया है कि मान लीजिए अगर कोई मैदानी इलाका है
तो मैदानी इलाके में टेम्परेचर कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, 40 डिग्री से ऊपर अगर जाता है, ठीक है, 40 डिग्री से नीचे है तो मैदानी एरियाज में ठीक है, अगर 40 से ऊपर मैदानी एरिया में टेम्परेचर जाता है तो वो फिर हीट वेव माना जाएगा। वहीं पे अगर हम पहाड़ी क्षेत्रों की बात करते हैं तो पहाड़ी क्षेत्रों में कम से कम मिनिमम 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब 30 डिग्री से कम होना चाहिए तो ठीक है, अगर पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री से ऊपर जाएगा तो वो फिर हीट वेव माना जाएगा। ये भी ध्यान में रखिएगा कि मैदानी इलाकों में मिनिमम की कितना, पहाड़ी इलाकों में मिनिमम कितना। तो मैदानी में 40 डिग्री से कम और पहाड़ी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कम सेल्सियस और तापमान होना चाहिए, तो हीट वेव की स्थिति नहीं होगी, उससे नीचे रहेगा तो पहाड़ी में 30 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे, मैदानी में 40 से, इससे ऊपर गया तो हीट वेव की स्थिति होगी। एक किसके अनुसार, आईएमडी के अनुसार। ठीक है, इस पे अगर अब जो हम एक अगला देखें, ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट है, ये एक मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है मेरी लाइफ। ठीक है, ये मेरी लाइफ ये एप्लीकेशन है खासतौर से भारत के नागरिकों और भारत के युवाओं को जागरूक करने के लिए, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए यह ऐप लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा। इसके बारे में तो देखेंगे और आपको एक लाइव पहल के बारे में भी आप लोगों ने सुना होगा। लाइव पहल भारत सरकार चलाती है और इसी लाइव पहल के साथ ही ये उसी के मद्देनजर मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो क्या इंपॉर्टेंट है अगर हम इसमें देखें तो किसके द्वारा, पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। ये ध्यान में रखिएगा कौन सा मंत्रालय इसके लिए है, तो इसके लिए मंत्रालय है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जिसने कि मेरी लाइफ नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। ठीक है, क्यों किया है तो अभी देखेंगे आगे। और इससे संबंधित पोर्टल भी, 2 पोर्टल भी विकसित किया गया है मंत्रालय की तरफ से। अगर आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे तो कौन कौन सा है, तो इस पे है मिशन लाइफ पोर्टल और मेरी लाइफ पोर्टल। ये 2 मंत्रालय ने यहाँ पे पोर्टल भी इसके लिए विकसित किए हैं और साथ में ये मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण है, आप इसको जरूर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अगर हम मान लीजिए मेरी लाइफ ऐप के बारे में हम बात करें कि क्या है मेरी लाइफ ऐप, तो मेरी लाइफ ऐप के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसका उद्देश्य है दैनिक जीवन में, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसका उद्देश्य है दैनिक जीवन में सरल कार्यों के प्रभाव पर जोर देकर पर्यावरण को बचाने में नागरिकों, विशेष रूप से युवा लोगों की शक्ति का प्रदर्शन करना। तो यहां पे ये ध्यान में रखिएगा कि क्या है कि ये विशेष रूप से युवा लोगों के शक्ति के प्रदर्शन करने के लिए है। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो ये जो ऐप है, ये जो मेरी लाइफ ऐप है, ये लाइफ को प्रगति की निगरानी करने हेतु एक संगठित साधन प्रदान करके पर्यावरण के लिए जीवन शैली, जो मैंने बताया था ना कि एक लाइफ मिशन भी भारत सरकार चलाती है, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट के नाम से लाइफ मिशन है, इसके लिए एक राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उत्प्रेरित करने के लोगों को कि जो भारत के युवा हैं, जो भारत के नागरिक हैं, वो क्या है कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन के तहत उनके मन में इसके लिए विचार आए। तो इसके लिए लाइफ पहल भी भारत सरकार के द्वारा चलाया गया, उसी से संबंधित मेरी लाइफ मोबाइल एप्लीकेशन भी यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे अगर मैं देखूं तो क्या खास है कि यह उपयोगकर्ताओं को 5 थीम के तहत जीवन से संबंधित एक श्रृंखला में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो कौन सा ये 5 थीम है, ये है आपका ऊर्जा बचाओ, जल बचाओ, एकल उपयोग प्लास्टिक को कम करो, जो सिंगल यूज प्लास्टिक गवर्नमेंट हर जगह बैन भी कर रही है, सतत खाद्य प्रणाली को अपनाओ, स्वस्थ जीवन शैली अपनाओ। ये 5 थीम के साथ यह कार्यक्रम किया जा रहा है। तो इसके थीम भी ध्यान में रखिएगा, ये आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस पे अगर हम देखें तो पर्यावरण के जीवन शैली के लिए कौन सा मिशन, जो ये लाइफ में मिशन है, इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लें, क्योंकि इसी से संबंधित ये जो एप्लीकेशन है माई लाइफ ऐप, इसी से संबंधित है। तो ये जो लाइफ में मिशन है, ये भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा 1 नवंबर 2021 को, आपको ईयर डेट वगैरह याद रखने की जरूरत नहीं है, 2021 को शुरू किया गया था। ग्लासगो में हुआ था COP26 का सम्मेलन, ठीक है ना, 2021 में COP26 का सम्मेलन हुआ था, कहां, ग्लासगो में। उसी में लाइफ का विचार भारतीय प्रधानमंत्री ने पेश किया था। ठीक है, जैसे इस बार COP28 हुआ है ना, तो उसी तरीके से 2021 में यह हुआ था। लाइफ मिशन का उद्देश्य क्या है कि सामूहिक कार्रवाई की शक्ति का उपयोग करना और
विश्व भर में लोगों को अपने दैनिक जीवन में सरल जलवायु अनुकूल कार्य करने के लिए प्रेरित करना, कि दैनिक जीवन में ऐसे चीजों का उपयोग करें जो कि वातावरण के अनुकूल हो, जलवायु के अनुकूल हो। जैसे अभी आपने पीछे 5 थीम के बारे में देखा ना, तो ये उसी 5 थीम से संबंधित बात को यहां पे बता रहा है। और यह जलवायु से संबंधित सामाजिक मानदंडों को प्रभावित करने के लिए सामाजिक नेटवर्क की ताकत का लाभ उठाने का प्रयास करता है कि समाज के सभी लोग मिल करके, एकजुट होकर के अगर काम करेंगे तो ऐसा होगा। आप अगर उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं तो आप इंदौर को ले सकते हैं, किस तरीके से स्वच्छता सफाई में वहां की जनता, मतलब वहां की जो जनता है वो जागरूक होकर के वहां के अधिकारियों के, वहां के प्रशासन के साथ मिलकर के इस काम को करती है। तो इस तरीके से सामाजिक कनेक्टिविटी, सामाजिक नेटवर्किंग को यहां पर बढ़ाने की बात कर रहा है, जो कि खासतौर से इंपॉर्टेंट है इसके लिए। अगला जो एक और हमारा इंपॉर्टेंट है वो है आपका क्या कहते हैं, कॉर्सिया। कॉर्सिया क्या है कि कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम्स फॉर इंटरनेशनल एविएशन, एविएशन के लिए है, ठीक है। तो उससे संबंधित की जो भी विमानन इंडस्ट्री है, ठीक है ना, अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन है, तो विमानों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जन होता है उससे संबंधित यह इंपॉर्टेंट है। क्या नाम है, कॉर्सिया, कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन। क्या क्या कहता है इसके तहत? इसके तहत है कि नागरिक विमान मंत्रालय, एमओसीए, नागरिक विमान मंत्रालय ने घोषणा की है कि भारत वर्ष 2027 से, भारत जो है वर्ष 2027 से अंतरराष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की कार्बन ऑफसेटिंग एंड रिडक्शन स्कीम फॉर इंटरनेशनल एविएशन यानी कॉर्सिया, और 2 स्कीम है ICAO की। कौन कौन सी? एक तो कॉर्सिया होगी, एक है एलटैग। एलटैग क्या है? लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशन गोल। इसके लिए बात कर रहा है। तो क्या खास बात है, क्या इंपॉर्टेंट है यहां पर अगर हम देखने की कोशिश करें इनके बारे में, तो जो कॉर्सिया है इसकी जो योजना है 3 चरणों में इसके बारे में बात की गई है। क्या क्या? पहला है पायलट चरण। पायलट चरण कब से कब तक चलेगा? 2021 से लेकर के 2030 तक इसके तहत जो होगा, क्या होगा अभी आगे हम लोग देखेंगे। दूसरा है उसके बाद फिर पहला चरण। पहला चरण 2024 से लेकर के 2026 तक चलेगा, जो कि स्वैच्छिक होगा, ठीक है, अपनी इच्छा पर निर्भर करेगा इसे हम लागू करें या ना करें, मतलब देश की इच्छा पर लागू होगा कि वो दूसरे मतलब जो पहला चरण है उसको लागू करेंगे, करे या ना करे। उसके बाद दूसरा चरण है जो 2027 से 2035 तक है, जो सभी सदस्य राज्यों के लिए अनिवार्य है, ठीक है। पहला है पायलट चरण, 2021 से 2023 तक होगा, टेस्टिंग के रूप में जल्दी मतलब स्पीड में किया जाएगा। उसके बाद पहला चरण स्वैच्छिक होगा, देशों के ऊपर जो सदस्य देश है वो उसको लागू करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन जो दूसरा चरण होगा 2027 से 35 वाला, वो सभी सदस्य देशों के लिए अनिवार्य है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इसमें भारत ने कॉर्सिया का जो स्वैच्छिक चरण है, यानी जो पहला चरण है 2024 से लेकर के 2026 वाला, ये जो है इसमें भारत भाग नहीं लेगा। भारत ने इसे भाग लेने का निर्णय नहीं लिया है। इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। स्टेटमेंट वाइज अगर सवाल आया तो क्या है आपको पता होना चाहिए। वहीं पर अगर हम कॉर्सिया और एलटैग के बारे में देखें तो क्या है, तो जो थोड़ा सा अगर पृष्ठभूमि के बारे में समझे तो ICAO ने क्या किया कि अपने प्रमुख क्षेत्रों में से एक के रूप में अंतरराष्ट्रीय नागरिक विमानन से कार्बन उत्सर्जन को कम करने, ये ध्यान में रखिएगा। मैंने बताया ना कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पे विमानों के द्वारा जो कार्बन उत्सर्जित होता है उसको कम करने के उद्देश्य से ICAO के द्वारा यह किया जा रहा है, उसका कार्य से सौंपा गया है। विमानन से होने वाले कार्बन उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन पर इसके प्रभाव को कम करने के लिए वैश्विक निकाय ने कई प्रमुख आकांक्षात्मक लक्ष्यों को अपनाया है, ठीक है। तो कौन कौन से लक्ष्य हैं वो आगे हैं। तो उन लक्ष्यों में क्या शामिल है? उन लक्ष्यों में शामिल है कि 2050 तक 2% वार्षिक ईंधन दक्षता में सुधार करना, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ, 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन, और ICAO ने कॉर्सिया और एलटैग का ही गठन किया है इसी उद्देश्य से। और ये चीजें शामिल की गई है कि 2050 तक 2% वार्षिक तौर पे ईंधन दक्षता में सुधार करना, कार्बन न्यूट्रल ग्रोथ की बात, और 2050 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन की बात यहां पे ICAO ने की है कॉर्सिया और एलटैग के द्वारा। अगर हम यहाँ पे कॉर्सिया के बारे में देखें, क्या है कॉर्सिया?
तो ये अंतरराष्ट्रीय विमानन के कारण होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में वृद्धि को संबोधित करने के लिए ICAO के द्वारा स्थापित एक वैश्विक स्तर की योजना है। यहां पे इसका उद्देश्य कार्बन ऑफसेटिंग, कार्बन क्रेडिट, सतत विमानन ईंधन सहित अनेक उपायों के संयोजन के साथ 2020 के स्तर के शून्य कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को स्थिर करने के उद्देश्य के साथ इसको शुरू किया गया है। तो ये कॉर्सिया के बारे में ध्यान में रखिएगा, खासतौर से क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को संतुलित करने के लिए, उसे कम करने के उद्देश्य के साथ, ठीक है, ये है। इसके लिए प्रौद्योगिकी की प्रगति, परिचालन सुधार, कार्बन बाजार, उत्सर्जन इकाइयों के साथ अस्थायी विमान ईंधन के उपयोग को कम नहीं किया जा सकता। तो इन सब तरीकों से इसके लिए बात की गई है। कॉर्सिया क्या है, ये कहां पे लागू होगा? तो ये वहीं पे लागू होगा एक देश से दूसरे देश में जाने वाली उड़ानों पे। एक देश से दूसरे देश में जो उड़ाने जाएंगी वो कॉर्सिया के तहत अपने लक्ष्य को फोकस करेंगी, ठीक है। 2050 तक शून्य उत्सर्जन करने का, 2% तक कार्बन कम उत्सर्जन करने का, ये सब जो टारगेट है इसे ध्यान में रखिएगा। वहीं पर अगर हम लोग LTAC की बात करें कि लॉन्ग टर्म ग्लोबल एस्पिरेशनल गोल, ये क्या है? दीर्घकालिक वैश्विक आकांक्षात्मक लक्ष्य। इसके तहत ICAO ने क्या किया है कि जो पेरिस समझौता हुआ था, इस पेरिस समझौते के तापमान संबंधी लक्ष्य के समर्थन में 41वीं ICAO सभा ने अंतरराष्ट्रीय विमानन हेतु LTAC को अपनाया था, ठीक है, जिसमें टारगेट रखा गया कि वर्ष 2050 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन कार्बन का लक्ष्य यहां पे प्राप्त करना है। इसी उद्देश्य के साथ ICAO ने LTAC को अपनाया था। इसके तहत क्या है कि राज्यों को उत्सर्जन में कटौती करने के लक्ष्य के रूप में विशेष कर्तव्य और जिम्मेदारियां यह नहीं सौंपता है। इसके बजाय यह क्या करता है कि प्रत्येक राज्य की अलग अलग परिस्थितियों और क्षमताओं की पहचान करता है, जैसे कि विमानन बाजारों के वृद्धि के विकास का स्तर। तो भाई मान लो राज्य है, सभी राज्य में तो विमानन की जरूरत है नहीं, हर राज्य में तो एयरपोर्ट होता नहीं है, तो सबके लिए एक बराबर गाइडलाइन नहीं हो सकते। तो उन्हीं राज्यों को करके फोकस करेगा जहां पे इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। उस तरीके से LTAC लाया गया है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, पेरिस समझौते के तहत ICAO के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा काफी ज्यादा। अगला एक बार जो हम महत्वपूर्ण पढ़ेंगे सबसे, वो है आर्कटिक वार्मिंग के बारे में। जो आर्कटिक से बर्फ पिघल रहा है, इसकी वजह से एनवायरमेंट इकोलॉजी का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और हमेशा चर्चा में बना रहता है कि आर्कटिक से जो बर्फ पिघलने की स्थिति है, इसके द्वारा क्या क्या चीजें, क्या नुकसान। ये तो एक पत्रिका है जिसका नाम है नेचर जर्नल, इसमें प्रकाशित था, और इसमें प्रकाशित जो अध्ययन आया, जो आंकड़ा आया, उसके दरमियान एक कहा गया कि आने वाले दशकों में, आने वाले मतलब 10 साल में या 20 साल में गर्मियों में आर्कटिक महासागर की बर्फ का पिघलना बिल्कुल निश्चित है। गर्मियों में पूरा पिघल जाएगा, ऐसा निश्चित है आने वाले दशकों में, यानी हो सकता है कि आने वाले 10 साल में, ठीक है ना। ये नेचर जर्नल में कहा गया है। और इसका एक खास तौर से क्यों, ग्लोबल वार्मिंग, आप सभी को पता है इसका क्या है कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण आर्कटिक महासागर की बर्फ के नुकसान ने वैश्विक जलवायु और पर्यावरण पर इसके प्रभाव को लेकर के और ज्यादा चिंताएं बढ़ा दी है। तो इसलिए ये आर्कटिक महासागर इस बार के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा एनवायरमेंट इकोलॉजी से जुड़े हुए टॉपिक के लिए। तो आर्कटिक महासागर से में जो बर्फ से संबंधित नई खोजें हुई हैं, उसके बारे में भी आपको यहाँ पे जानना पड़ता है। तो यहाँ पे देखा गया कि इस महासागर की बर्फ में कमी आई है, ठीक है, कि जलवायु परिवर्तन पर जो अंतर सरकारी पैनल है, इसकी रिपोर्ट के अनुसार आर्कटिक महासागर की बर्फ घटने की स्पष्ट तौर पे पुष्टि की गई है कि वहां का बर्फ घट रहा है, और वैश्विक उत्सर्जन के कारण 4.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान होने के कारण 2050 से पहले ही महासागरी बर्फ मुक्त गर्मी का अनुभव होने का अनुमान है। मतलब पूरा महासागर जो है बर्फ मुक्त गर्मी झेलेगा। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखिएगा। और जो सैटेलाइट के द्वारा जो रिकॉर्ड मिला है उसके अनुसार भी है कि आर्कटिक बर्फ के नुकसान की वार्षिक दर 13% है। प्रत्येक वर्ष वार्षिक तौर पर वहां की बर्फ 13% पिघल रही है, ठीक है। सैटेलाइट का भी आंकड़ा है, नेचर जर्नल पत्रिका का भी आंकड़ा है, ये ध्यान में रखिएगा। उत्सर्जन में अपर्याप्त कमी है कि द नेचर स्टडीज में यह बताती है कि किसी भी प्रकार का उत्सर्जन परिदृश्य गर्मियों में आर्कटिक महासागर के बर्फ के नुकसान को रोक नहीं सकता, ठीक है ना।
और यदि उत्सर्जन में पर्याप्त कमी नहीं की गई तो 2030 के दशक की शुरुआत में ही हम बर्फ मुक्त गर्मी का अनुभव कर सकते हैं। 2030 की जब शुरुआत होगी उसी समय ऐसा अनुभव हो जाएगा, अगर अभी भी कार्बन उत्सर्जन में कमी नहीं की गई तो ये सब खास है, ध्यान में रखिएगा। पिघलने की दर का सही आकलन नहीं हो पाता है कि कितने स्पीड से पिघल रही है क्या। कि बर्फ पिघलने में क्या है कि बहुत सारे कारक इसके लिए जिम्मेदार हैं, ठीक है। तो अगर हम मानव प्रेरित कारकों की बात करें कि जो मानव के द्वारा है, तो उसका योगदान आर्कटिक की बर्फ पे पिघलने में तकरीबन 90% है, और शेष जो है वो प्राकृतिक परिवर्तनशीलता के लिए उत्तरदायी है। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सब में मानवीय कारक बहुत है और ये आपको पता ही है। आईपीसीसी के द्वारा उपयोग किए गए जलवायु मॉडल से सहित पिघलने की गति को कम करके आंका गया है, ठीक है। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, और इस आकलन को सही मायनों में संशोधित किया जाए तो वर्ष 2080 तक अगस्त और अक्टूबर माह में बर्फ मुक्त होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। अगर सब कुछ एक चीज को दरकिनार कर दिया जाए तो एक लास्ट जो है कि 2080 आते आते आर्कटिक की बर्फ पूरे तरीके से पिघल जाएगी, ठीक है। इस बर्फ के बारे में इतनी बातें क्यों हो रही है? क्योंकि इसका कोई वैल्यू होगा, कोई महत्व होगा, इसीलिए इसकी बातें हो रही है। तो क्या महत्व है आर्कटिक सागर की बर्फ का? तो इसका जलवायु पे प्रभाव है। क्या प्रभाव है कि आर्कटिक महासागर का बर्फ वैश्विक जलवायु पैटर्न को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्लाइमेट चेंज को करने में वैश्विक स्तर पे, इसलिए इंपॉर्टेंट है। यह सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, यह ध्यान में रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज सवाल आ सकता है कि सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है, जिससे पृथ्वी के ऊर्जा संतुलन तथा ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों को बनाए रखने में मदद मिलती है, ठीक है। समुद्री बर्फ एक बाधा के रूप में कार्य करती है, जो ऊपर की ठंडी हवा को नीचे के गर्म पानी से अलग करके हवा को ठंडा करती है। तो यह महत्व है आर्कटिक महासागर के बर्फ का, ठीक है। जैव विविधता और स्वदेशी समुदाय के लिए महत्वपूर्ण है कि समुद्री बर्फ में परिवर्तन जैव विविधता को प्रभावित करेगा, विशेष रूप से जो वहां पे पाए जाने वाले ध्रुवीय भालू है, वायरस है, इन जैसे जीवों को प्रभावित करेगा, ठीक है। शिकार, प्रजनन, प्रवासन के लिए समुद्री बर्फ पर निर्भर स्वदेशी आर्कटिक जो आबादी है वो प्रभावित होगी। तो ये सब सारी चीजें हैं जो उसका महत्व है। आर्थिक अवसरों पर प्रतिस्पर्धा के बर्फ का जो कम आवरण है वो जहाजों के लिए रास्ता खोलता है और आर्कटिक में प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करता है। तो ये सब उसका महत्व है, और इस कारण क्षेत्र में प्रभाव और संसाधनों के दोहन के लिए देशों के बीच आपस में कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। तो ये सब खास बातें हैं। भारत पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस बर्फ के पिघलने का? तो इसकी वजह से भारत पे जो प्रभाव पड़ेंगे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अत्यधिक वर्षा की घटनाएं हो सकती हैं, अरब सागर गर्म हो सकता है, भारतीय तट के साथ समुद्र के स्तर में भी वृद्धि हो सकती है। तो ये सब खास बात जो जरूर ध्यान में रखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो एक और है हमारा वो है कि द ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट 2023। क्या है ये ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट? इसके बारे में जानते हैं। ये भी आपके एनवायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित है, 2023 का चर्चित टॉपिक रहा है। तो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जो 2023 है, ये अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना, एरेना, और संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन उच्च स्तरीय चैंपियंस, इन तीनों के बीच यह एक वार्षिक समझौता है। यह ध्यान में रखिएगा, एक वार्षिक सहयोग, एनुअल कोलैबोरेशन है ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट। किसके बीच? IEA के बीच, एरेना के बीच और यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज हाई लेवल चैंपियंस के बीच, ठीक है। यह समझौता है। इसके तहत क्या है कि ये जो ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट है, इसका प्रमुख उद्देश्य है वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में तेजी से कमी लाने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग मिलकर वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाए, इसके लिए है। यह रिपोर्ट वैश्विक सहयोग के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 2022 से हुई प्रगति का भी मूल्यांकन करती है कि 2022 से इस क्षेत्र में कितनी प्रगति हुई है, इस रिपोर्ट के द्वारा यह बताया जाता है। आने वाले दशक में, माने आने वाले को कुछ वर्षों में, 10 साल में, 20 साल में, उत्सर्जन को कम करने और जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों को कम करने के लिए देशों को इन क्षेत्रों में एक साथ काम करने की सिफारिशें प्रदान करता है यह रिपोर्ट, ठीक है। और किसके किसके बीच है ये भी ध्यान में रखिएगा। खास तौर से ये जो रिपोर्ट है इलेक्ट्रिक वाहनों, सौर PV जैसी प्रौद्योगिकियों में स्वच्छ ऊर्जा और टिकाऊ समाधानों की ओर बढ़ते हुए संक्रमण को स्वीकार करते कि ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा
पे डिपेंड हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाए, इन सब की, जिसकी वजह से कार्बन उत्सर्जन कम हो। ठीक है ना। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2023 में इलेक्ट्रिक कारों की कुल बिक्री का 18% प्रतिनिधित्व करने की उम्मीद है और स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी निवेश जीवाश्म ईंधन पे खर्च को पार कर सकता है। तो ये सब इस रिपोर्ट के बारे में है, ध्यान में रखिएगा। और ये भी कहा गया है कि स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में निवेश भी बढ़ रहा है, वहीं पे स्टील, हाइड्रोजन और कृषि जैसे क्षेत्र आवश्यक बदलाव करने में पिछड़ रहे हैं। तो ये ब्रेक थ्रू रिपोर्ट 2023 है, इसके बारे में ध्यान में रखिएगा। और ये क्या है कि ये रिपोर्ट जो भी विकासशील देश है, इनको विस्तारित वित्तीय सहायता और संयुक्त अनुसंधान और विकास पहलों में वृद्धि के साथ पिछले वर्ष में अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने में मामूली प्रगति की, अगर पिछले वर्ष में जो कमी रही आने वाले समय में और डेवलप करें, उसमें भी विकासशील देशों को यह सहयोग करता है। जलवायु सप्ताह एनवाईसी है, जो कि पहले ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जारी की गई उन क्षेत्रों में स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और टिकाऊ समाधानों में परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित किया गया है। ठीक है, जलवायु सप्ताह एनवाईसी से पहले, जो कि वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का 60% से अधिक के लिए जिम्मेदार है। अब जलवायु सप्ताह जो एनवाईसी है, यह एक ऐसा आयोजन है जो 2009 से हर साल न्यूयॉर्क सिटी में होता है, और उससे पहले क्या है कि ब्रेक थ्रू एजेंडा रिपोर्ट जारी की गई। ठीक है, तो ये सब खास बात है। अगला जो और इंपॉर्टेंट और इस बार के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है वो है COP28। आप सभी को पता है COP28 के बारे में, यूएई में हुआ है, क्या खास बात है, किन किन मुद्दों पे इस पे बात हुई है, भारत इस पे किस मुद्दे पे बात किया है, ये आपके लिए यहाँ पे जानना बनता है। तो अगर हम देखो बेसिकली इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय यानी UNFCCC, इसके पार्टियों का 28वां सम्मेलन हुआ है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जिसे कहा जाता है, यानी COP28। ठीक है, कहां पे? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित किया गया। इंपॉर्टेंट जगह ध्यान में रखिएगा। क्या खास विशेषताएं हैं इसके तहत, क्या क्या बातें हुई इन COP28 में, जिसके सदस्य देश है? तो इनके बीच बात हुई लॉस एंड डैमेज फंड के बारे में। लॉस एंड डैमेज जो फंड है वो क्या है कि जो भी COP28 के सदस्य देश हैं, वो जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उनके प्रभावों का जो लोग भी सामना कर रहे हैं, उसके उद्देश्य से लॉस एंड डैमेज फंड को संचालित करने के एक समझौता की। क्लाइमेट चेंज से जो भी COP28 के सदस्य देश प्रभावित हो रहे हैं, उनका जो भी लॉस हो रहा है, जो भी डैमेज हो रहा है, उसको इस फंड के द्वारा ठीक कराया जाएगा, इसके द्वारा उनको मदद दी जाएगी। तो इस पे एक समझौता हुआ है। ठीक है, इस पे क्या है कि UNFCCC तथा पेरिस समझौते के अनुरूप जो वर्ल्ड बैंक है, विश्व बैंक, अगले 4 वर्षों के लिए जो फंड है लॉस एंड डैमेज फंड, इसकी मेजबानी ये करेगा। जो भी फंड जाएगा वो वर्ल्ड बैंक से जाएगा, ध्यान में रखिएगा। सभी विकासशील देश इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं। इस फंड के लिए जो भी विकासशील देश है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से समस्याएं झेल रहे हैं, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, तथा प्रत्येक देश को स्वेच्छा से योगदान देने के लिए आमंत्रित भी किया जाता है। ठीक है, अल्प विकसित देशों और लघु द्वीपीय विकासशील देशों के लिए फंड का एक विशिष्ट प्रतिशत निर्धारित किया गया है कि उनको इतने % फंड दिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब खास बातें हैं। और इस पे बात की गई, इसके अलावा COP28 में बात किया गया वैश्विक स्टॉक टेक टेस्ट का। क्या है इसके? तो ग्लोबल जो स्टॉक टेक यानी GST, ये 2015 में शुरू हुआ था पेरिस समझौते के तहत। ठीक है, ये एक आवधिक समीक्षा तंत्र है, एक अवधि में, एक टाइम पीरियड में समीक्षा करने का। ठीक है, जो ग्लोबल स्टॉक टेक टेस्ट है, इसका 5वां संस्करण अभी COP28 में जारी किया गया। ठीक है, इस पे क्या है कि इसको सभी सदस्य देशों के द्वारा बिना किसी आपत्ति के अपनाया गया है। टेस्ट में क्या है कि क्या क्या बातें हैं इसके तहत, तो क्योंकि ये हमने देखा ना कि अवधि के तहत इस पे समीक्षा की जाती है, तो जो 5वां संस्करण COP28 में जारी किया गया, उसके तहत कुछ बातों को यहां पे रखा गया। तकरीबन 8 कदम इसमें प्रस्तावित किए गए हैं, 8 बातें हैं जो कि वैश्विक तापमान में वृद्धि करने के लिए। क्या है? वैश्विक तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस के दायरे में रखने के लिए 8 कदम प्रस्तावित किए गए हैं इस टेक्स्ट में। क्या क्या है आप? तो पहला है कि वैश्विक स्तर पे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करना और वर्ष 2030 तक ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत वार्षिक दर को 2 गुना करना, इस उद्देश्य से है।
दूसरा है अनअबेटेड कोयला ऊर्जा को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की दिशा के प्रयासों में तेजी लाना, और ये सभी COP 28 जो सदस्य देश है उनके भी शून्य शुद्ध उत्सर्जन ऊर्जा प्रणालियों की दिशा में विश्व स्तर पर प्रयासों में तेजी लाना। वैश्विक स्तर पर सभी मिलकर के कार्बन शून्य उत्सर्जन करेंगे। शून्य और निम्न कार्बन ईंधन का उपयोग सदी के मध्य के पहले या उसके आसपास करना। उसके बाद अगर हम चौथा बात करें तो चौथा क्या है कि ऊर्जा प्रणालियों में स्थिर जीवाश्म ईंधन के प्रतिस्थापन की दिशा में प्रयासों को बढ़ाने के लिए शून्य और निम्न उत्सर्जन प्रौद्योगिकियों में तेजी लाना, जिसमें अन्य बातों के अलावा नवीकरणीय, परमाणु अबेटमेंट एवं निष्कासन प्रौद्योगिकियां शामिल है, जिसमें कार्बन कैप्चर तथा उनका उपयोग, भंडारण व निम्न कार्बन हाइड्रोजन उत्पाद शामिल होंगे। अगले पांचवी बात पे अगर हम लोग फोकस करें तो क्या है कि ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से परे उचित, व्यवस्थित और न्याय संगत तरीके से संक्रमण इस दशक में कार्रवाई में तेजी लाना, ताकि विज्ञान के अनुसार वर्ष 2050 तक शून्य शुद्ध उत्सर्जन लक्ष्य हासिल किया जा सके। तो ये सब 8 बातों का इसमें फोकस किया गया है। अगर हम छठे को देखें तो छठे पॉइंट में क्या है कि 2030 तक वैश्विक स्तर में विशेष रूप से मीथेन उत्सर्जन सहित गैर कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में तेजी लाना और उसे कम करना। ठीक है। 7वें पॉइंट की बात करें तो बुनियादी ढांचे के विकास और शून्य को कम उत्सर्जन वाले वाहनों की तेजी से तैनाती सहित कई मार्गों के माध्यम से सड़क परिवहन से उत्सर्जन में कटौती में तेजी लाने के लिए। वहीं पे बात करें तो जितनी जल्दी हो सके अप्रभावी जीवाश्म ईंधन सब्सिडी को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना, जो व्यर्थ खपत को प्रोत्साहित करती है और ऊर्जा की कमी या बदलाव में कुल मिला जुला के कार्बन उत्सर्जन की कमी की बात है एक टारगेटेड टाइम पीरियड के साथ। तो ये ध्यान में रखिएगा, नई नई ऊर्जा है उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जीवाश्म ईंधन को की खपत को कम करके। तो ये इंपॉर्टेंट, ये जरूर ध्यान में रखिएगा। इसमें अगर कुछ एक COP 28 में कुछ एक विशेष बातों का अगर और ध्यान में रखा जाए कि इस सम्मेलन के तहत कौन कौन से और प्रमुख पॉइंट है जो आपको एग्जाम के पॉइंट से ध्यान में रखने हैं, तो इसमें एक चीज ये ध्यान में रखिएगा कि COP 28 का ये जो सम्मेलन हुआ है इसमें लगभग 200 देशों ने ऊर्जा प्रणालियों में जीवाश्म ईंधन से दूर जाने पर सहमत हुए हैं कि हम जीवाश्म ईंधन का उपयोग नहीं करेंगे। तकरीबन 200 देश ऐसे हैं। यह समझौता पहली बार है जब देशों ने यह प्रतिज्ञा की है कि इस सौदे का उद्देश्य नीति निर्माताओं और निवेशकों को यह संकेत देना कि दुनिया जीवाश्म ईंधन से अलग होने के लिए अब प्रतिबद्ध है। तो ये सब इसकी खास बातें हैं COP 28 की। विकासशील और गरीब देश जो हैं वो COP 28 में ग्लोबल स्टॉक टेक्स्ट के नवीनतम प्रारूप पे असंतोष व्यक्त कर रहे हैं। जो नया 8 प्रारूप आया है इस पे जो भी विकासशील देश और गरीब देश हैं वो इस पे असहमत हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, इस पे थोड़ा और बदलाव होना चाहिए, हमारी सुविधाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। उदाहरण के लिए जैसे कि भारत जैसे जो देश है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये यहां पर मीथेन उत्सर्जन में कटौती की बात की गई है इस स्टॉक टेक में। तो भारत जैसे जो देश है जहां पे कृषि प्रमुख स्रोत क्या है, कृषि और पशुधन है, और आपको पता है कि कृषि धान की खेती और पशु इनसे मीथेन का उत्सर्जन होता है। तो इस पे थोड़ी कमी की बात की गई है कि किसी भी आदेश का अत्यंत विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसका एक प्रमुख स्रोत कृषि और पशुधन है भारत में, और मीथेन उत्सर्जन के लिए भारत भी इसका विरोध कर रहा है। कह रहा है कि हमारे भी चीजों को मद्देनजर जो भी विकासशील और जो गरीब देश है उनकी बात हो रही है। तो भारत इस मुद्दे पे मीथेन उत्सर्जन में कटौती के मुद्दे पे इसका थोड़ा विरोध कर रहा है। मीथेन उत्सर्जन में कटौती में कैसे क्या होगा कि भारत में किसी पैटर्न बदल जाएगा, और भारत में अगर भी किसी पैटर्न बदल गया तो भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। इसी उद्देश्य से ये बदलाव शामिल हो सकता है जो कि भारत जैसे देश के लिए बेहद संवेदनशील हो सकता है। इसी उद्देश्य से वो भारत इसका विरोध भी कर रहा है। और लेकिन COP 28 में जो देश है उन्होंने इन सब मुद्दों पर थोड़ा विचार किया और ऐसे देशों की चिंताओं का सम्मान रखते हुए समझौते में वर्ष 2030 तक के लिए मीथेन उत्सर्जन में कटौती के किसी भी लक्ष्य का उल्लेख नहीं किया है कि कितनी कटौती करनी है, इसके लिए कोई टारगेट फिक्स नहीं किया है। ठीक है। हालांकि लगभग 100 देशों के एक समूह ने वर्ष 2021 में ग्लासगो में अपने मीथेन उत्सर्जन को वर्ष 2030 तक 30% कम करने के लिए अपनी स्वैच्छिक प्रतिबद्धता 2021 वाले ने ही दिखाई थी जो ग्लासगो में हुआ था। ठीक है। तो ये सब उसी से इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। और इस प्रतिज्ञा को ग्लोबल मीथेन प्लेज के रूप में जाना जाता है। हालांकि भारत ग्लोबल मीथेन प्लेज का हिस्सा नहीं है, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये 100 देश है, भारत ने तो इस बार ही विरोध किया है इस वजह से। अब
उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कॉप 28 में भारत के नेतृत्व वाली कौन सी पहल थी, भारत ने इस पे क्या बात की। तो भारत ने इस पे, ये इंपॉर्टेंट है इस बार के प्रीलिम्स के लिए ध्यान में रखना, ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस GRCA की बात की। जिस तरीके से आप देखते हैं कि भारत में राष्ट्रीय गंगा मिशन चलता है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, नमामि गंगे प्रोजेक्ट, यानी कि वो नदियां जो शहरों से के साथ निकलती हैं उनकी सफाई का, इस उद्देश्य के साथ भारत ने ग्लोबल स्तर पे ग्लोबल रिवर सिटीज अलायंस की बात की है। जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार का और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के नेतृत्व में इसे कॉप 28 में लॉन्च किया गया था। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। और GRCA जो है एक अनूठा गठबंधन है जो विश्व के 11 देशों के 275 से ज्यादा नदी शहरों को कवर करता है। तो ये कॉप 28 में लोग इसमें शामिल भी हुए थे। इंपॉर्टेंट भागीदार जो देश है इसमें कौन कौन से हैं? मिस्र, नीदरलैंड, डेनमार्क, घाना, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, कंबोडिया, जापान एवं नीदरलैंड से हेग, ऑस्ट्रेलिया से एडिलेड और हंगरी के स्लोजन नोक नदी शहर, ये सभी इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। और ये जो GRCA है ये सतत नदी केंद्रित विकास तथा जलवायु लचीलेपन में भारत की भूमिका का प्रकाश डालता है कि किस तरीके से भारत ने अपने यहाँ पे जो शहर नदियों के से सटे हुए गुजरते हैं उनके प्रबंधन के लिए भारत ने कैसे किया है। दूसरा भारत ने जो इस पे बात की है वो हरित ऋण पहल की बात की है कि GRCA मंच के आदान प्रदान और नदी शहर के जुड़ाव और सर्वोत्तम प्रथाओं के प्रसार की सुविधा करेगा। और भारत ने नवीन पर्यावरण कार्यक्रम और उपकरणों के आदान प्रदान तथा एक भागीदारी पूर्ण वैश्विक मंच बनाने के लिए कॉप 28 के साथ ग्रीन क्रेडिट पहल की भी शुरुआत की है। तो ये सब भारत के द्वारा उठाए गए पहल है कॉप 28 में। तो ये कॉप 28 के बारे में जो आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना था, ये ध्यान में रखिएगा। इस पहल की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जल संरक्षण और वनीकरण, जो भारत ने ग्रीन क्रेडिट की बात की। ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि देश के सामने आने वाले जलवायु संबंधी मुद्दों में बदलाव लाने के लिए बड़े निगमों और निजी कंपनियों को प्रोत्साहित करके वृक्षारोपण, जल संरक्षण, टिकाऊ कृषि, अपशिष्ट प्रबंधन जैसी स्वैच्छिक पर्यावरणीय गतिविधियों को बढ़ावा देना। स्वैच्छिक पर्यावरणीय गतिविधियों को, यह ध्यान में रखिएगा, यह महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट है यहां पे आपके लिए जानना, ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन कच्छप के बारे में। ठीक है। ऑपरेशन कच्छप ये चलाया गया है, कछुओं को इसके तहत बचाया गया है। इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए, क्या खास है ये देखें कैसे। तो राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा, ठीक है ना, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन कच्छप। ठीक है। ये चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? राजस्व खुफिया निदेशालय के द्वारा देखते हैं। तो राजस्व खुफिया निदेशालय ने कहां पे, नागपुर, भोपाल और चेन्नई में गंगा में रहने वाले विभिन्न प्रजाति के कछुओं के 955 जीवित कछुओं को पकड़ा है। गंगा नदी में रहने वाले कछुओं की प्रजातियों को कहां पकड़ा गया? नागपुर, भोपाल और चेन्नई में पकड़ा गया। तकरीबन 955 जीवित कछुओं को पकड़ा गया जो पकड़ के जीवों का व्यापार करते हैं। तो उसे राजस्व खुफिया निदेशालय ने इन 3 जगहों पे पकड़ा है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन है, मतलब आपको उतनी प्रजाति याद नहीं रखनी, लेकिन आपके समझ के लिए इसमें इंडियन टेंट टर्टल, इंडियन फ्लैगशिप टर्टल, क्राउन रिवर टर्टल, ब्लैक स्पॉटेड पॉन्ड टर्टल और ब्राउन रूफ्ड टर्टल, ये सब प्रजातियां जो है एक कछुओं की प्रजातियां हैं, विशेष प्रजातियां हैं, इन सबको इसके तहत पकड़ा गया है। ये जो DRI है, जो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI को इन कछुओं की अवैध तस्करी और व्यापार में लगे एक सिंडिकेट के बारे में खुफिया जानकारी मिली थी, तभी वो जाके उन तीनों जगहों से छापा मार के पकड़ा DRI ने। इनमें से कुछ को IUCN के रेड लिस्ट के अनुसार कमजोर और संकटग्रस्त प्रजातियों वाली प्रजाति माना जाता है। जो कछुओं की प्रजातियां पकड़ी गई हैं IUCN के रेड लिस्ट में कमजोर और संकटग्रस्त की लिस्ट में शामिल हैं और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अनुसूची 1 और अनुसूची 2 के तहत उनको संरक्षित भी किया गया है, इसीलिए पकड़ा गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। यह जो ऑपरेशन है पर्यावरण की रक्षा, अवैध वन्य जीव तस्करी से निपटने के लिए DRI के चल रहे प्रयासों का हिस्सा है कि जो अवैध रूप से वन्य जीव की तस्करी की जाती है उसे रोका जाए, वन्य जीवों की रक्षा करने के लिए ये है। बचाएगी कुछ प्रजातियों को IUCN की रेड लिस्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, अवैध व्यापार, मांस के लिए अत्यधिक शिकार, घटते प्राकृतिक निवास इन प्रजातियों के अस्तित्व के लिए बड़े खतरे हैं, इसीलिए उनको IUCN और वो वन्य जीव व्यापार अधिनियम 1972
2 में रखा गया है। तो यही उद्देश्य था इसका, तो इसलिए इंपॉर्टेंट था। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या है, इसके बारे में, राजस्व खुफिया निदेशालय क्या है, इसके बारे में भी आप जान लें। तो ये क्या है कि ये राजस्व खुफिया निदेशालय भी इसे कहा जाता है, इसे राजस्व सूचना निदेशालय भी कहा जाता है। एक भारतीय खुफिया एजेंसी है, ठीक है, भारत की एक प्रमुख तस्करी विरोधी खुफिया और जांच संचालन एजेंसी है, जो कि खासतौर से तस्करी के मामले में। इसका मुख्यालय का कहां पे, हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये जो है, ये जो खुफिया निदेशालय है, ये जो एजेंसी है, किन किन मुद्दों पे, तो आग्नेय शास्त्रों, सोना, मादक पदार्थों, नकली भारतीय मुद्रा, प्राचीन वस्तुओं, वन्य जीवों और पर्यावरण उत्पादों जैसे निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी को रोककर भारत की राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को सुरक्षित करने का काम है इसका, DRI का। तो ये ध्यान में रखिएगा। और ये रैपिड रिवीजन सीरीज में एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो करंट अफेयर चल रहा है, मई 2023 से लेकर के दिसंबर 2023 के क्रम में इसका पार्ट 1 आज कंप्लीट होता है। कल हम लोग इसके 3 पार्ट होंगे, आज पार्ट 1 है, कल पार्ट 2 और पार्ट 3। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग कल अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।